हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मासिक टेस्ट माह अगस्त कक्षा 10वीं विषय हिंदी के प्रश्न पत्रिका में। इस वीडियो में पूरा फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को हम पूरा देखेंगे, समझेंगे, है ना। आपको समझते चलना है। देखिए, आपको वीडियो को समझने के लिए देखना है, क्योंकि जो आपको इसके लिखित उत्तर है, लिखित उत्तर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप किस प्रकार से लिखित उत्तर प्राप्त कर सकते हो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। तो आप इसको वीडियो को समझने के लिए देखिए। चलिए अब हम वीडियो को यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 आपको दिया गया है, और जो अदर सब्जेक्ट है 10वीं के, उन अदर सब्जेक्ट के जो सॉल्यूशन है उसकी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए छात्रों, पहला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है, सही विकल्प हमें चुनकर लिखना है। तो देखिए बच्चों, का नंबर में आपको दिया गया है, स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था। मतलब कि स्वयं प्रकाश जी के जन्म का स्थान क्या है आपको बताना। तो देखिए, आ नंबर में आपको दिया है भोपाल, बा नंबर में दिया है इंदौर, सा नंबर में दिया है सागर, दा नंबर में दिया है जबलपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है बा नंबर इंदौर। इंदौर जो है स्वयं प्रकाश जी के जन्म का स्थान है। खा नंबर में हमें दिया है, लेखक के पिता लेखक को कहकर पुकारते थे। तो देखिए, जो लेखक के पिता है ना, वे लेखक को भोलानाथ कहकर पुकारते थे, क्योंकि जो है ना, बचपन में जब उनने एक टेटू टाइप का गुदला लिया था, है ना, शिव जी का टेटू गुदला लिया था, उसके बाद से उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है? अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो और फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए है गुड न्यूज़। डाउनलोड ऐप आप सबके लिए लाया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी कि आप में से अब हर एक बच्चा इंग्लिश बोल सकता है, और साथ ही कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो अभी जाइए अपने डाउनलोड ऐप पर उस कोर्स को खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और टॉप क्वालिटी का कोर्स आपको सिर्फ डाउनलोड पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर देखिए छात्र, प्रश्न 2 में हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए, इसके आ नंबर में आपको दिया गया है, पहला रिक्त स्थान आपको दिया गया है, सूरदास जी का जन्म खालिस्तान में हुआ था। तो आपको बताना सन 1378 में हुआ, फिर सन 1478 में हुआ। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है सन 1478 में। बा नंबर क्वेश्चन हमें दिया है, स्वयं प्रकाश जी का खालिस्तान उपन्यास है, ईंधन है या फिर पतियों के देश में। तो देखिए, इसका सही आंसर है ईंधन। ईंधन जो है स्वयं प्रकाश जी का उपन्यास है। प्रश्न 3 में हमें सत्य या फिर असत्य छांटकर लिखना है। तो देखिए, आ नंबर में आपको दिया है, माता का आंचल पाठ के लेखक शिव पूजन जी है। तो बिल्कुल सही कथन है ये, है ना। माता का आंचल पाठ के लेखक शिव पूजन सहाय जी है। तो इसको आप लिख लेंगे सत्य। बा नंबर में आपको दिया है, सूरदास जी की भाषा अवधी है, यह असत्य कथन है। सूरदास जी की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। प्रश्न 4 में आपको दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक वाक्य में आपको देना है। आ नंबर में आपको दिया है, चंदोआ का अर्थ लिखिए। चंदोआ का आपको अर्थ लिखना। तो देखिए, चंदोआ का मतलब होता है कपड़े, फूल आदि का छोटा मंडप। बा नंबर में हमें दिया है, हवलदार ने यानी कि हवलदार ने पान वाले से क्या पूछा। तो इसका आंसर है, हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि हर बार नेताजी जी का चश्मा बदल कैसे आता है। प्रश्न 5 हमें यहाँ पर दिया है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भुलाते थे। सिसकने यानी कि रोना। तो उसका जो आंसर है, हम देखते हैं, शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है ना। उसे बच्चों के साथ खेलने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उनके साथ खेलना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आप भी देखना, आप जब अपने मित्र के साथ जाते हो तो आप सारे जो गम होते हैं, जो सारी परेशानी होती है, उनको आप भूल जाते हो, आप मित्र के अंदाज में आ जाते हो। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है, वे रुचि बड़ों के साथ नहीं होती है। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है, बच्चे को अपने साथियों के बीच सिसकने और रोने में हीनता का अनुभव होता है। यानी कि जब अपने मित्र के साथ जाते तो उन्हें रोने में बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है उन्हें। यही कारण है कि भोलेनाथ अपने साथी को देखकर सिसकना यानी कि रोना भूल जाते हैं। जो भोलेनाथ है, मतलब कि वे क्या है, बालक है, और बालक जो होते हैं, आपने देखा, मतलब कि मित्र के साथ जो है रोना भूल जाते हैं, रोते नहीं है मित्र के सामने। अब प्रश्न 6वां में दिया है, गोपियाँ क्या व्यथा सह रही, यानी कि क्या दुख सह रही है। व्यथा ना होता है दुख, और किसके बल पर सह रही थी। तो इसका आंसर है, गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में विरह व्यथा को सह रही थी। यानी कि
उनसे जो श्री कृष्ण जी है बिछड़ गए थे, कहीं दूर चले गए थे, इस कारण वे दुख को सह रही थी। उन्हें यह विश्वास था कि श्री कृष्ण एक ना एक दिन ब्रज वापस अवश्य आएंगे। इसके बल पर ये सह रही थी। प्रश्न 7 हमें दिया है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, है ना। देखिए कैप्टन हम किसे कहते हैं, कैप्टन तो हम पहले कहते हैं जो है ना क्रिकेट टीम में जो है ना जो टीम में खिलाड़ी होते हैं उनमें से कोई एक कैप्टन होता है, हम उसे क्या कहते हैं, कैप्टन कहते हैं। और दूसरा जो सेनानी होते हैं हम उन्हें कैप्टन कहते हैं। तो जो नेताजी थे, है ना, जो जो चश्मा वाला था वह सेनानी नहीं था, फिर भी लोग उसे कैप्टन क्यों कहते थे, हमें इसके बारे में बताना। तो देखिए चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला क्या था, एक देशभक्त नागरिक था, है ना। उसके हृदय में देशभक्ति का भाव था, उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था। वह अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। यानी कि जो आपके नेहरू जी है, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, वो नेताजी है, उनकी मूर्ति पर अवश्य चश्मा पहना देता था। उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे प्यार से। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि आप इसका लिखित में उत्तर किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। एमपी बोर्ड मंथली टेस्ट का लिखित में उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है बिना स्पेस दिए learnclub.it.blogspot.com। इसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर दी गई 3 लाइन पर क्लिक करना है। अब नीचे की ओर प्लेलिस्ट खुल जाएगी, इसमें से आपको एमपी बोर्ड मंथली टेस्ट सॉल्यूशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप मंथली टेस्ट का लिखित में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए छात्रों प्रश्न 8 हमें दिया गया है। यहाँ पर सोम प्रकाश जी की आपको 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं सोम प्रकाश जी की रचनाएं के नाम हमें देखते हैं। तो देखिए पहली रचना हम जो देखते हैं उनका नाम है सूरज कब निकलेगा, और दूसरी रचना का नाम है आएंगे अच्छे दिन भी। अब भाषा शैली के बाद हम जान लेते हैं कि उनकी भाषा कैसी थी और शैली कैसी थी। तो देखिए स्वयं प्रकाश ने अपनी रचनाओं के लिए सरल, सहज एवं भावानुकूल भाषा को अपनाया। यानी कि उन्होंने ज़्यादा डिफिकल्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसे लोग आसानी से समझ सके। उन्होंने लोक प्रचलित खड़ी बोली में अपनी रचना नहीं की। जो खड़ी बोली होती है उसके माध्यम से जो है ना जो होते हैं लोग वे आसानी से समझ जाते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों की बहुलता से प्रयोग है। यानी कि इन शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है, फिर भी वे शब्द जो है स्वाभाविक बन पड़े हैं। उनके छोटे छोटे वाक्यों में क्या है, कुटिलता, यानी कि है ना, मतलब कि चुटकुले यहाँ पर, है ना, व्यंग्य यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। हास्य एवं व्यंग्य उनकी रचनाओं का प्रमुख विषय रहा है। अब साहित्य में स्थान हम देख लेते हैं। सोम प्रकाश जी मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे हैं। यानी कि उन्होंने मध्यम वर्गीय जो जीवन होता है उसको उन्होंने बहुत उभारा है। उनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना का भाव देखने को मिला है ना। जो शोषण होते हैं, मजदूरों पर जो शोषण होते हैं, है ना, जो भी होता है उनको उन्होंने उनके विरुद्ध उन्होंने जताया है। उन्होंने अपनी रचनाओं के अंतर्गत सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के विरुद्ध प्रतिकार के स्वर को उभारा है। यानी कि उन्होंने जो भी समाज में जो गलत काम होते हैं उनके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई है अपने काव्य सुंदर में। अब प्रश्न 9 हम यहाँ पर देखते हैं। नीचे लिखे पद्यांश का सह प्रसंग भावार्थ लिखिए। यहाँ पर देखा आपको नीचे ना क्या दिख रहा है, आपको एक पद्यांश दिख रहा है, इसका आपको प्रसंग के साथ यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। तो देखिए प्रसंग हम देखते हैं। प्रस्तुत जो पद आपको दिया है कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि सूरदास के द्वारा रचित सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। मतलब कि इसके रचिता का नाम क्या है, इसके रचिता का नाम है सूरदास जी। इसे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित किया गया है। गोपियाँ सगुण प्रेम पथ के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करती है और मानती है कि वे किसी भी प्रकार से स्वयं को श्री कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं कर सकती है। तो आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो देखिए गोपियाँ जो है उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग्य करती है ना। मतलब उद्धव में क्या प्रेम नहीं है, वह प्रेम से हीन है, उस पर वह व्यंग्य करती है कि हे उद्धव तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो, अनासक्त हो और तुम्हारा मन किसी के प्रेम में नहीं डूबता है। मतलब कि वे यहाँ पर व्यंग्य कर रही है, इन पंक्तियों के माध्यम से व्यंग्य कर रही है। आप सोचेंगे वे तारीफ कर रही है, लेकिन तारीफ नहीं कर रही है वे, जबकि उसकी बुराई कर रही है। तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम के बंधन से उसी तरह मुक्त हो जैसे कमल का
पला सदा पानी में रहता है ना। यानी देख आपने देखा होगा कमल जो पत्ता होता है सदा पानी में डूबा रहता है, कमल के साथ नहीं रहता है, पर फिर भी उस पर जल का एक दाग भी नहीं लग पाता है, उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। तेल की मटकी को जल में डुबाने से उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती है ना। जब आप तेल की मटकी को जल में डुबा दोगे तो उस पर जल की एक बूंद भी नहीं आ पाती है। इसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं करते और उनके प्रभाव से सदा मुक्त बने रहते हो। तो यहाँ पर प्रश्न का आपका अर्थ हो जाता है, पद्यांश का यहाँ पर अर्थ हो जाता है। यहाँ पर जो गोपियाँ है उन्होंने यहाँ पर उद्धव जी को है ना मतलब कि व्यंग किया है उस पर। अब देखिए हम देखते हैं आखिरी क्वेश्चन आपको दिया है, आज से स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको लाइन दिख रही होगी, बार बार सोचते हो क्या, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जबानी सब कुछ कौम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने की मौके ढूंढती है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हम देखते हैं। उक्त पंक्ति का आशय है कि बहुत से लोग जो होते हैं, बहुत से लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। जो आर्मी के जवान होते हैं वे अपने देश के लिए सब कुछ बलिदान करते हैं। कुछ लोग उनके बलिदान की प्रशंसा न करके ऐसे देशभक्तों का उपहास उड़ाते हैं, यानी कि उनका मजाक उड़ाते हैं। लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटती भावना निश्चित रूप से निंदनीय है। ऐसे लोग इस हद तक स्वार्थी होते हैं कि उनके लिए अपनी स्वार्थ ही सर्वोपरि होता है। वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देशद्रोह करने तक को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मतलब कि जो लेखक है उन्होंने यहाँ पर जो देश की बुराई करता है, जो देश के जवानों की बुराई करता है, उनके विरुद्ध उन्होंने यहाँ पर स्वर को ऊंचा किया है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने आपके सभी प्रश्नों का आप उत्तर देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको अभी सब प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।